मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हमने अमेरिका के संविधान में संघात्मक शासन के बारे में अध्ययन किया था, कठोर संविधान के बारे में अध्ययन किया था, लिखित व संक्षिप्त संविधान के बारे में अध्ययन किया था, न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इसी संविधान अमेरिका संविधान की विशेषताओं को जो शेष हैं उनके बारे में अध्ययन करें। तो अमेरिका के संविधान में आदेशात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अमेरिका के संविधान में आदेशात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अमेरिका के संविधान में आदेशात्मक शासन व्यवस्था को इसलिए अपनाया गया है ताकि शासन व्यवस्था में लोकतंत्र या प्रजातंत्र का स्वरूप भी बना रहे। लोकतंत्र का स्वरूप भी बना रहे और शासन सत्ता स्थायी व शक्तिशाली हो। अतः प्रजातांत्रिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, शासन व्यवस्था को स्थायी और शक्तिशाली बनाने के लिए अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने आदेशात्मक शासन व्यवस्था के गुणों को अपनाया है। आदेशात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। आदेशात्मक शासन व्यवस्था को समझने के लिए हमें संसदीय व आदेशात्मक शासन व्यवस्था में अंतर को समझना होगा। संसदीय व आदेशात्मक शासन व्यवस्था में अंतर को समझना होगा। संसदीय व आदेशात्मक। संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। वास्तविक कार्यपालिका व नाममात्र की कार्यपालिका। नाममात्र की कार्यपालिका यानी जहां जैसे ब्रिटेन है, भारत है, जहां संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, वहां कार्यपालिका की शक्ति दो जगह होती है। एक तो वास्तविक कार्यपालिका, एक नाममात्र कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री वह मंत्री परिषद में होती है, जबकि नाममात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति में निहित होती है। जबकि आदेशात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक और नाममात्र दोनों ही कार्यपालिकाएं राष्ट्रपति में निहित होती हैं। कार्यपालिका का भेद नहीं किया है। वास्तव में कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं और उनका प्रयोग भी राष्ट्रपति करता है। तो इस प्रकार से संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका में जो भेद पाया जाता है, वो भेद आदेशात्मक शासन व्यवस्था में नहीं अपनाया जाता है। दूसरा, संसदीय शासन व्यवस्था में संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन आदेशात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती।
उत्तरदायी नहीं होती। यानी संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन आदेशात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। तो इस प्रकार से संसदीय शासन व्यवस्था के विपरीत आदेशात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव ला सकती है। अविश्वास का प्रस्ताव ला सकती है, लेकिन आदेशात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती। अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती। तो इस प्रकार से संसदीय शासन की अपेक्षा आदेशात्मक शासन में जो सरकार होती है वो स्थायी होती है, अर्थात राष्ट्रपति केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। महाभियोग के अलावा वह 4 वर्ष तक जो उसका कार्यकाल होता है उसमें वह स्थायी होता है, समय से पहले उसको नहीं हटाया जा सकता। तो अमेरिका में शासन व्यवस्था को स्थायी बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बनाने के लिए आदेशात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। आदेशात्मक शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं होती हैं जो अमेरिका में संविधान में पाई जाती हैं। जैसे इसमें वास्तविक और नाममात्र कार्यपालिका का भेद नहीं होता है, सारी शक्तियां राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। व्यवस्थापिका कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव नहीं ला सकती। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। यानी व्यवस्थापिका समय से पहले कार्यपालिका के अध्यक्ष राष्ट्रपति को अपदस्थ नहीं कर सकता, केवल महाभियोग के आधार पर ही उसको हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से अमेरिका में आदेशात्मक शासन व्यवस्था के स्वरूप को अपनाया गया ताकि शासन व्यवस्था को प्रजातांत्रिक भी बनाया जाए और शक्तिशाली व स्थायी भी बनाया जाए। अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। यह शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन फ्रेंच विचारक शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन फ्रेंच विचारक मॉन्टेस्क्यू ने इसका प्रतिपादन किया था। फ्रेंच विचारक मॉन्टेस्क्यू ने इसका प्रतिपादन किया था। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन इसलिए किया ताकि जो भी निर्वाचित सरकार हो वो निरंकुश न हो सके। सरकारों को निरंकुशता से बचाने के लिए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रेंच विचारक मॉन्टेस्क्यू ने किया था। क्यों किया था? ताकि सरकारें निरंकुश न बन सके, शासन की सत्ता का प्रयोग करने वाले निरंकुश न बन सके। इस सिद्धांत का तात्पर्य या अर्थ, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अर्थ है कि सरकार के जो 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनमें शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाए, शक्तियों का विभाजन कर दिया जाए। जैसे
कानूनों को क्रियान्वित करेगी, व्यवस्थापिका कानूनों को बनाएगी, न्यायपालिका उसकी जांच करे। यानी सरकार के जो 3 अंग होते हैं उनको अलग अलग शक्तियां सौंपी जाए, ताकि कोई भी एक अंग क्या न बन सके, निरंकुश न बन सके। तो अमेरिका के संविधान में इस शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया है, ताकि सरकार को निरंकुश बनने से रोका जा सके। इसके बाद अमेरिका के संविधान की अगली विशेषता नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत है। नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत। अमेरिका के संविधान में सरकार के तीनों अंगों का शक्ति विभाजन किया गया है, लेकिन तीनों अंगों के आपसी संबंधों के बारे में कहा गया है कि न तो तीनों अंगों को एक दूसरे से पूर्णतया पृथक रखना आवश्यक है, न तो पूर्णतः एक दूसरे अंग से एक दूसरे अंग को पृथक रखना संभव है, और न ही ये उचित है। यानी तीनों अंगों के बीच आपसी संबंध होने चाहिए। एकदम एक तरह से इसको अलग रखना संभव भी नहीं है और उचित भी नहीं है। अतः शक्तियों का विभाजन इस प्रकार से किया जाए ताकि एक अंग दूसरे अंग से शक्तियों को लेकर के अलग भी रहे और एक अंग का दूसरे अंग पर नियंत्रण भी रहे, और इस प्रकार से नियंत्रण रहे ताकि इन तीनों अंगों के बीच शक्तियों का संतुलन बना रहे। जैसे कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति, व्यवस्थापिका अर्थात कांग्रेस, और न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय। अमेरिका में इन तीनों में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुसार शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। जैसे कार्यपालिका का अर्थ राष्ट्रपति, व्यवस्थापिका कांग्रेस यानी अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है, न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें शक्तियों का विभाजन इस प्रकार से किया जाए कि कोई भी एक अंग शक्तियों को लेकर के दूसरे अंग से अधिक शक्तिशाली न बन जाए। इसी प्रकार से जैसे कानून का कार्य संसद का होता है, लेकिन राष्ट्रपति वीटो की शक्ति के द्वारा संसद पर नियंत्रण रखता है, इसी प्रकार से संसद भी यानी व्यवस्थापिका भी कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा नियंत्रण रखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भी व्यवस्थापिका संसद यानी कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानूनों की संविधान के अनुसार वैधता की जांच करके उन पर अपना नियंत्रण रखती है। तो इस प्रकार से कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों में शक्तियों का विभाजन भी कर दिया जाए। शक्तियों का विभाजन इस प्रकार से किया जाए ताकि एक अंग का दूसरे अंग पर नियंत्रण भी रहे, और ये नियंत्रण इस प्रकार से रखा जाए ताकि इन तीनों अंगों में आपस में शक्तियों का संतुलन भी बना रहे। तो अमेरिका में शक्ति पृथक्करण व नियंत्रण सिद्धांत को भी अपनाया गया है। दोहरी नागरिकता ये पूर्ण रूप से संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है। दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक नागरिक को दोहरी नागरिकता प्राप्त है, अर्थात सबसे पहले वह देश का नागरिक होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक होता है। उसके बाद वह जिस राज्य का निवासी है उस राज्य का नागरिक कहलाता है। तो इस प्रकार से अमेरिका के संविधान में संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है, और संघात्मक व्यवस्था का ये गुण है कि वह व्यक्ति राज्यों का भी नागरिक हो और केंद्र का भी नागरिक हो। तो अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति
को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। प्रथम वह देश का नागरिक, अमेरिका का नागरिक होता है, संघीय नागरिकता प्राप्त होती है। दूसरा, वह जिस राज्य का मूल निवासी है उस राज्य की उसे नागरिकता प्राप्त होती है। तो दोहरी नागरिकता से तात्पर्य है वह प्रथम देश का नागरिक होता है और द्वितीय रूप से जिस राज्य का मूल निवासी होता है, जिस राज्य का मूल निवासी होता है वहां का नागरिक माना जाता है। ता होती है। अमेरिका के संविधान में नागरिकों के लिए उनके अधिकारों की रक्षा के लिए मौलिक अधिकारों की भी व्यवस्था की गई है। अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों की भी व्यवस्था की गई है। मौलिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों की भी व्यवस्था की गई। अमेरिका के संविधान में प्रथम 10 संशोधन करके, प्रथम 10 संशोधन करके, प्रथम 10 संशोधन करके नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। गुड। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे और अगले कक्षा में इनसे आगे अमेरिका के संविधान में हम अध्ययन करेंगे।